अच्छा, आज हमें स्टार्ट करना है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम साक्षी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साक्षी का फोन स्विच ऑफ है। अनुष्का को एक बार मैसेज डालो। चलो जी। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। और ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया था? इट वाज बीन गिवन बाय प्रोफेसर जे आर हिक्स। अब प्रोफेसर जे आर हिक्स ने एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके स्केल ऑफ प्रेफरेंस पे। सपोज आरुषि है, आरुषि को कोई फ्रूट पसंद है, लेट्स सपोज आरुषि को एप्पल पसंद है, लेकिन गुआवा कह रहे हैं खाने के लिए, तो आरुषि कहेगी मेरे को इससे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। व्हाई? बिकॉज आई डोंट लाइक गुआवा। तो व्हाट डज दैट मीन? प्रोफेसर जे आर हिक्स ने कहा था हर एक कंज्यूमर, हर एक इंसान के अपना एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस होता है, जिसके बेसिस पे वो कॉम्बिनेशन चुनता है। जैसे दाल के साथ चावल ही खाऊंगा, ठीक है, चावल के साथ चिकन चाहिए, या अगर कोई वेजिटेरियन है चावल के साथ पनीर चाहिए, या रोटी के साथ पनीर चाहिए, वॉट एवर। ठीक है, अब एक वेजिटेरियन इंसान को आप कहोगे, वेजिटेरियन इंसान को, कि चिकन चावल खा लो, अगर नहीं भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आई कांट ईट इट। तो व्हाट डज दैट मीन? कि उसका कॉम्बिनेशन है ही नहीं वो, और उसको वो कॉम्बिनेशन दिया जाएगा तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो प्रोफेसर जे आर हिक्स हैज गिवन अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। इस एनालिसिस में उन्होंने क्या कहा? This analysis is based on the scale of preference on the regard consumer between the combination of how many goods? Two goods. And satisfaction derived from two goods. यहां पर जो satisfaction consumer को मिल रहा है, सपोज गुड, एक गुड का नाम है x, एक का नाम है y। तो अभी अगर मैं कहती हूं कि एक इंसान के पास है 100 रुपीज, ठीक है ना, उसके पास 100 रुपए है। इस 100 रुपए में इस 100 रुपए में अगर वो इंसान, आप लोग मुझे बताना, इस 100 रुपए में अगर वो एक्स गुड को ज्यादा खरीदता है तो व्हाट विल हैपन टू गुड बाय बेटा? हम कम खरीदेगा। कम खरीदेगा। ठीक है, कम क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसे हैं। अब उसने एक्स कमोडिटी को आप लोग के अकॉर्डिंग ज्यादा क्यों खरीदा होगा? व्हाई डिड ही बॉट मोर ऑफ गुड एक्स? हम वर्थ ज्यादा होगी। वर्थ ज्यादा होगी। दूसरा रीजन, वर्थ को हम और क्या बोलते हैं? इट मींस वर्थ इज मोर, इट मींस दैट व्हाट इज गेटिंग मोर? सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड, उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। अनुष्का, आप लेट क्यों आए हो क्लास में? सॉरी मैम, मैंने मैसेज नहीं देखा। ओके बेटा, चाहे आप लोगों का, मैंने सैटरडे को भी पूछा था क्लास में, क्लास के लिए आ भी गई, बट कोई बच्चा ही नहीं आया क्लास के लिए। कितनी बुरी बात है। मैम मैंने लॉगिन करा था, फर्स्ट में लिखा आ रहा था प्लीज वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द आपने मीटिंग। आपने मैसेज डाला, आपने पूछा कि क्या पता मैम कोड देना भूल गई हूँ? जैसे अभी मेरे को अचानक से याद आया कि मैंने इस बार दोबारा से अपना आईडी पासवर्ड चेंज किया है। नोबडी वाज बॉदर्ड। एक मैसेज तो डालो यार। मेरे एक दिन में 8 बैचेस चलते हैं, 8 ट्यूशन के बैचेस और 4 स्कूल की क्लासेस होती हैं। 12 क्लासेस में एक दिन में ले रही हूँ। थोड़ा सा बेटा आप अपनी तरफ से, आईएससी वाला जो 11th का बैच है ना, शाम को 6 से 7, अगर इन केस मैं 2 मिनट लेट हो जाती हूँ ना, जैसे तुम लोग पहले थे, वो वैसे बच्चे हैं 2 मिनट, इफ, क्योंकि मेरा 5 से 6 एक और बैच चलता है, तो इफ आई गेट 2 मिनट्स लेट, वो एडमिट हो जाते हैं क्लास में उसी में कि मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकम लाइक दैट। थोड़ा प्रॉम्प्ट हो जाओ। सॉरी मैम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी वाली बात नहीं है, बट मेरा बस बोलना ये है कि आप एक मैसेज डालो। ग्रुप इसीलिए तो बना है। अब आप ग्रुप में कोई बात ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, वहां पर टीचर वेट कर रहा है बच्चे का। मैं भूल गई उस दिन, फिर मेरा बाद में दिमाग चला, जैसे आज मेरा दिमाग चला, मैंने कहा उस दिन भी मैं कोड देना भूल गई थी तुम लोगों को। अच्छा, वाई डिड ही बाय गुड एक्स? वाई? बिकॉज सेटिस्फैक्शन उसको गुड एक्स से ज्यादा मिलता है, यानी गुड एक्स से मिलने वाला जो उसका स्केल ऑफ प्रेफरेंस है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस पर वो कौन से गुड को रखेगा?
वो एक्स कमोडिटी को पहले रखेगा, फर्स्ट एक्स कमोडिटी एंड देन वाई कमोडिटी। सो यहाँ पर मीनिंग क्या है कि अगर उसके पास, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके पास पैसा लिमिटेड है, तो इफ मनी इज लिमिटेड इन दैट केस व्हाट विल अ कंज्यूमर डू? पैसा लिमिटेड है तो अपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर उसने गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम किया तो डेफिनेटली वो गुड वाई को कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब जैसे हमने पीपीसी पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से हम इंडिफरेंस शेड्यूल भी पढ़ेंगे। इंडिफरेंस शेड्यूल का मतलब क्या है ना, यहां पर कंज्यूमर, वहां पर प्रोड्यूसर था, यहाँ कंज्यूमर है, वो कुछ कमोडिटीज को सिलेक्ट करता है कि मैं ये 2 प्रोडक्ट्स खाऊंगा। सपोज उसने 2 प्रोडक्ट्स चूज किए, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, मोमोज एंड नूडल्स। अब मैं हूं, मुझे मोमोज ज्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं कहूंगी नूडल्स देखेंगे बट मोमोज ज्यादा खाने। ठीक है, अभी क्या हुआ कि मैं रोज जो हूँ मोमोज खाकर आ जाती हूँ, तो इस टाइम पर मैं ज्यादा यूनिट्स मोमो की कंज्यूम कर रही हूँ और कम यूनिट्स नूडल की कंज्यूम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे कम है। मोर यूनिट्स ऑफ मोमोज एंड लेस यूनिट्स ऑफ नूडल्स। सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैंने मोमोज ज्यादा कंज्यूम किए हैं तो अभी मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मोमोज से क्या होने लगेगा बेटा? हाँ जी, कम होने लगेगा। कम होने लगे। वेरी गुड, कम होने लगेगा। तो अब क्योंकि मैं ज्यादा यूनिट्स मोमोज की कंज्यूम कर चुकी हूं, इसलिए आई विल सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि मैं अपने मन को मार के उस प्रोडक्ट को छोड़ रही हूं, नहीं, आई एम डूइंग इट इंटेंशनली। क्यों? जिससे कि मैं दोनों प्रोडक्ट से बराबर सेटिस्फैक्शन ले सकूं। आई विल सैक्रिफाइस बाय इन ऑर्डर टू गेन मोर यूनिट्स ऑफ नूडल्स। ज्यादा नूडल्स को खाने के लिए मैं इसके यूनिट्स को बढ़ाऊंगी और इसके यूनिट्स को कम करूंगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, फर्स्ट वील डू दैट व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है? ये एक ऐसा रेट है जहां पर कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है, यानी सैक्रिफाइस करता है एक गुड को किस तरीके से, दूसरे प्रोडक्ट के यूनिट्स को बढ़ाने के लिए। यानी इट इज अ रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर। बट वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चेंज नहीं करना चाहता विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कंज्यूमर डेफिनेटली सैक्रिफाइस करेगा एक कमोडिटी को। कंज्यूमर विल सैक्रिफाइस अ कमोडिटी। ठीक है ना, सैक्रिफाइस का मतलब उसको कम करना स्टार्ट कर देगा। सपोज पहले वो 10 कमोडिटीज ले रहा था या 10 यूनिट्स मोमो की ले रहा था, अब 7 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 4 लेगा। तो बेसिकली फॉल कर रहा है। क्यों? जिससे वो नूडल्स की ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर सके। लेकिन वो सैक्रिफाइस कौन से रेट पर करेगा, हमें वो देखना है। He will sacrifice at diminishing rate. Diminishing rate का मतलब क्या है? जो गैप बिटवीन वैल्यूज है वो कम होता जाएगा, वो छोटा है। वेरी गुड, हाँ, डिमिनिशिंग रेट पर कम करता जाएगा वो अपने सैक्रिफाइस को। अब देखो कैसे, यहां पर मैं 2 चीजें मेंशन कर रही हूं। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है MRS इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन गेन, कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया, कंज्यूमर ने कितना सैक्रिफाइस किया इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। तो सैक्रिफाइस तो वो डिमिनिशिंग रेट पर करेगा, और गेन वो कौन से रेट पर करेगा? कांस्टेंट रेट, यानी एक एक से बढ़ाएगा। वेरस जब डिमिनिश करेगा, यानी जब वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको कौन से रेट पर करेगा? धीरे धीरे उस चीज को भी वो कम करता जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पर अगर हमारा फॉर्मूला MRS का सैक्रिफाइस अपॉन गेन, देखो
पहले कॉम्बिनेशन में उसने कम यूनिट्स x की कंज्यूम करी हैं और ज्यादा यूनिट्स y की कंज्यूम करी हैं। बेटा अब आप लोग मुझे बताओ कि किसकी यूनिट्स को वो सैक्रिफाइस ज्यादा करना चाहिए। ये मैं हटा देती हूँ। उसने 1 यूनिट x, ये हम सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं, यहां पर एवरीथिंग इज अज्यूम। जी बताओ बेटे। Goodbye from sacrifice. वेरी गुड, ही विल सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अब वो सैक्रिफाइस जब हम कह रहे हैं तो डेफिनेटली ही विल सैक्रिफाइस एट डिमिनिशिंग रेट। ये सैक्रिफाइस करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, और गेन किस पे करेगा? कांस्टेंट रेट। पहले दिन मैं 2 प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने गई हूं, अभी मैंने कम यूनिट एक्स की ली है, ज्यादा यूनिट वाई की, मैं बोर हो गई हूं मुझे पता है, लेकिन अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तभी मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स इस तरीके से कंज्यूम किए। जब मैं दोबारा इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने जाऊंगी तो मैं कहूंगी भैया गुड वाई कम देना, गुड एक्स ज्यादा देना, तो यानी मैंने ज्यादा लेवल पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस प्रोडक्ट को रिड्यूस कर दिया, और मैं गेन कितने पे कर रही हूँ? आई एम गेनिंग एट 1। मैंने कहा 1 यूनिट एक्स की ज्यादा बढ़ा दो और 3 यूनिट वाई की घटा दो। अब अगली बार मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दोबारा एक्स से भी बोर हो जाऊं, तो मैं कहूंगी भैया एक काम करो, 2 यूनिट्स एक्स की वाई की घटा दो और 1 यूनिट एक्स की बढ़ा दो, और तीसरी बार 1 यूनिट एक्स की घटा दो और 1 यूनिट वाई की बढ़ा दो। तो अभी आप सैक्रिफाइस देख पा रहे हो, सैक्रिफाइस यानी न्यूमरेटर पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, यानी कौन से रेट पर डिक्रीज हो रही है वैल्यूज? डिमिनिशिंग रेट पर डिक्रीज हो रही है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज अगर लिखें 10 - 3 7, 10 - 3 7 1 minus, yes, minus -2 5 -1 वेरी गुड, -2 5 एट 2 -1 4, वेरी गुड। अभी हम यहाँ 4 कितना हो जाएगा? कितनी हो जाएगी वैल्यू बेटा? बनी रहे 2, फिर नेक्स्ट 1 अच्छा से +1 3 एंड +1 4। यहां तक कोई डाउट? ओके परफेक्ट। तो ये हमने क्या बना दिया? इंडिफरेंस शेड्यूल। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो शेड्यूल है ये एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। इंडिफरेंस शेड्यूल एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन हमने टेबल के फॉर्म में बनाया है ये, जहां पर कॉम्बिनेशन कितने गुड के दिख रहे हैं? 2 गुड के, गुड एक्स और गुड वाई, जो इस कंज्यूमर को, इस इंसान को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। सो indifference schedule is a tabular representation which shows combination of how many goods? Combination of 2 goods which gives him equal amount of satisfaction। ठीक है जी, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इंडिफरेंस शेड्यूल की। अभी आते हैं इंडिफरेंस कर्व पे। अब इंडिफरेंस कर्व हमने किस तरीके से फॉर्म किया ये मैं तुम्हें दोबारा बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या लिखा? ये गुड एक्स है और ये यहां पर हम गुड वाई लिखेंगे, मैं दोबारा से लिख दूंगी। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। अब हम यहां पर लिखेंगे गुड एक्स, ये आ गया गुड वाई। अब यहां पर हमने मेंशन कर दिया 2 4 6 8 एंड 10, एंड दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए आप लोग, जब कंज्यूमर 1 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करता है, एक मिनट, जब कंज्यूमर 1 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करता है तो ही कंज्यूम्स 10 यूनिट्स ऑफ वाई। 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड
10 units of y. उसके बाद when a consumer consumes 2 units of x, he consumes 7 units of y. 2 units of x and 7 units of y. एक मिनट, इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे. ठीक है, 2 units of x and 7 units of y. Then when he consumes 3 units of x, he consumes 5 units of y. तो देख लेते हैं उसको भी. 3 units of x and 5 units of y. ये आ गया next. Then when he consumes 4 units of x, he consumes 4 units of y. 4 units of x, 4 units of x and 4 units of x and 4 units of y. ये देखो, ये हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर फॉर्म हो गए. पहला पॉइंट, ये हमने दूसरा पॉइंट बनाया, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट. अब इन पॉइंट्स को जब हम मीट कर देंगे, जब इन पॉइंट्स को मैं मीट कर दूंगी यहां पर, एक मिनट रुकना बेटा, ये मैं वन नोट पे कर रही हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है ग्राफ आपका अनटाइडी बनेगा. ठीक है, आप लोग ये देख पा रहे हो कि ये जो ग्राफ आपका बना है ये इनवर्डली बाउंड ग्राफ बना है, इनवर्डली बाउंड. ठीक, तो इसको हमने बोला इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ, ये देखो, इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ, एक इनवर्डली बाउंड ग्राफ है, अंदर की तरफ को बाव होने वाला ग्राफ. अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो ये अपनी बैक शो कर रहा है. हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था, अंदर की तरफ जो बने इस तरीके से, जो अपना क्या बोलते हैं, केव शो करता है, उसको हम कॉनकेव बोलते हैं. जो पीठ शो करता है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं. तो ये कौन सी शेप बन गई, दिस इज अ कॉन्वेक्स शेप्ड ग्राफ. मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? ग्राफ सबको आ गया बनाना? Yes. ओके. So indifference curve refers to the graphical representation जो क्या शो कर रहा है, which shows combination of two goods जो कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, we call it as indifference curve. ठीक, तो कर्व हमारा क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? When we are talking about indifference schedule, we are talking about the tabular representation. Whereas when we are talking about the indifference curve, we are talking about the graphical representation of what? Of two goods or the combination of two goods which gives equal amount of satisfaction. Okay, so this is our definition. Now coming to the next part, which is indifference map. अब indifference map क्या होता है? एक ही ग्राफ के अंदर आपने बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व अगर बना दिए, एक ही ग्राफ के अंदर इफ यू हैव फॉर्म्ड मेनी इंडिफरेंस कर्व, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंडिफरेंस मैप. हर एक इंडिफरेंस कर्व का अपना खुद का लेवल होगा सेटिस्फैक्शन का. नाउ सपोज इफ आई से कि इशिता ने आज मैगी और चाय ली, 4 दिन बाद फिर मैगी और चाय ली, 10 दिन बाद फिर मैगी और चाय ली. इशिता, आपको क्या लगता है हर दिन आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा बेटा? No. हर दिन प्रोडक्ट्स वही दो हैं, देयर आर द सेम 2 प्रोडक्ट्स, लेकिन दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है हर बार इट विल बी डिफरेंट. तो ये क्या है, इट इज अ फैमिली, इट इज अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स in a single axis and each indifference curve has its own level of satisfaction. तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं indifference map की definition. It is a group or set of indifference curves where each indifference curve represents the given level of satisfaction.
ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। लॉ का मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ? KFC. वेरी गुड। KFC की फुल फॉर्म? Keeping all factors constant. वेरी गुड, कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट। तो लॉ मतलब हमने सबसे पहले तो लिख दिया कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं? ठीक है भाई, हम असम्पशंस पढ़ेंगे इसके। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब लिमिटेड मनी इनकम से अगर कोई कंज्यूमर एक कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा तो डेफिनेटली दूसरे प्रोडक्ट को उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर समझदार है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कम मिले। तो अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए वो एक प्रोडक्ट को ज्यादा और एक प्रोडक्ट को कम कंज्यूम करेगा, जिससे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कभी भी चेंज ना हो। सो अ कंज्यूमर, when a consumer substitutes one good for another without changing the level of satisfaction, without changing the level of satisfaction, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब आ जाते हैं assumptions पे। इसके assumptions आप याद रखोगे टॉन से, TORN। ठीक है, यहाँ पर हम याद रखेंगे इसको TORN से। T stands for transitivity of choice। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? अब आरुषि है, आरुषि के पास 4 तरीके की सोच है, 4 तरीके के थॉट प्रोसेस है, 4 अलग अलग दिन है। वो आरुषि की इच्छा है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगी। वो ए कॉम्बिनेशन से सीधा सी कॉम्बिनेशन पे आए, ए के बजाय बी को चुने, बी के बजाय डी को चुने। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर। रोमिता जो है आरुषि को फोर्स नहीं कर सकती कि आरुषि ऐसा करो, तुम ऐसा करो। वो कहेगी नहीं, इट इज माय डिसीजन, आई विल डिसाइड इट ऑन माय ओन। वो एक कंज्यूमर का अपना खुद का प्रेफरेंस होता है, उसका खुद का टेस्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशंस को सेट करता है। कंज्यूमर खुद से सोचेगा मैं ए कॉम्बिनेशन से बी पर जाऊं, बी से सी पर जाऊं, सी से ए पर जाऊं, या ए से डी पर जाऊं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर, वो किस तरीके से प्रोडक्ट्स को चूज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको सेटिस्फैक्शन कैसे और कब मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला असम्पशन क्या है? ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। इट मींस दैट कंज्यूमर may prefer the combination A to B, B to C, C to A, और उसकी मर्जी है। इसका मतलब क्या है? ये क्या बता रहा है हमें? ये इम्प्लाई कर रहा है that taste and preference of a consumer is consistent। जो कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कम या ज्यादा, उसको हमेशा उतना ही सेटिस्फैक्शन चाहिए। सो बीइंग हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कंसिस्टेंट, वो इस तरीके से कमोडिटीज के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको चेंज करता रहेगा। व्हाई? बिकॉज ही नेवर वांट कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज हो। नेक्स्ट कम्स ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल का मतलब है सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता। सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है स्केल ऑफ प्रेफरेंस पे। ये डिपेंड करता है इंसान की इच्छा पर, उसकी सोच पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैशनैलिटी। कौन बच्चा बताएगा मुझे रैशनल का मीनिंग बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल? हम बोलते हैं रैशनल इंसान है, रैशनल कंज्यूमर है, क्या मतलब होता है उसका? समझदार। वेरी गुड, जो समझदार होता है, जो हमेशा चाहता है कि जितना मुझे मिल रहा है उससे ज्यादा मैं कुछ गेन कर लूं। तो कंज्यूमर भी रैशनल है। कंज्यूमर अगर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो क्या चाहता है? उसका मेन एम क्या है? टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ही एम्स एट अटेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लास्ट पॉइंट है नॉन सेटाइटी।
नॉन सेटाइटी, सेटाइटी वर्ड का मतलब क्या है? सेटाइटी वर्ड का मतलब है सैचुरेशन। हमेशा चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, हम एक बात बोलते हैं कि गुस्सा इतना मत दिलाओ कि मतलब उसके बाद फिर हम तुमसे बात करनी छोड़ दें। या फिर एक मूवी थी, क्या नाम था उस मूवी का? मैरी कॉम, इतना मत डराओ कि डर से डर लगना बंद हो जाए। तो कभी भी इंसान हमेशा यही चाहता है कि चीज उतनी ही हो जितनी हम झेल पाए या सह पाए। उससे ज्यादा होगी ना, फिर हमें वो चीज का ना कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, वी विल नॉट वैल्यू इट। तो हर एक इंसान, क्योंकि वो रैशनल है, हमने अज्यूम किया है, समझदार कंज्यूमर है, तो एक समझदार कंज्यूमर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जरूरत से ज्यादा किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर ले, क्योंकि उसके बाद तो वो उस प्रोडक्ट से बोर हो जाएगा। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है वो उसको ओवर सप्लाइड ना हो, जिससे ही शुड नॉट रीच टू द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जिससे वो सैचुरेशन के पॉइंट पर ना पहुंचे। मुझे बताओ, इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? जी बेटा, किसी को कोई डाउट इतने पार्ट में? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से है ये आपका 3 या 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, आप लोगों का 3 या 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। 3 मार्क्स का आता है तो 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, 4 मार्क्स का आता है तो चारों के चारों पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहला, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जब हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था तो इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा बना था। ठीक है ना, इस तरीके से ये फॉर्म हो गया था, ये इंडिफरेंस कर्व था। तो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से क्यों बना? रीजन क्या था कि कंज्यूमर जब एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ा रहा है तो दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन को क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। व्हेन कंज्यूमर इंक्रीजेस the consumption of one commodity, he sacrifices or he decreases the consumption of another commodity. Why? Because he gets same amount of satisfaction, क्योंकि वो अपने satisfaction को change नहीं करना चाहता, इसलिए वो कभी एक प्रोडक्ट के कंजम्पशन को बढ़ाता है और कभी एक प्रोडक्ट के कंजम्पशन को कम करता है। Then indifference curve is convex to the origin. Now when we are saying that it is convex to the origin, what does that mean? देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था गुड एक्स और गुड वाई में, वो सैक्रिफाइस कर रहा था वाई कमोडिटी, कौन से रेट पर? डिमिनिशिंग रेट पर, और गेन कर रहा था एक्स कमोडिटी एट व्हाट रेट? एट अ कांस्टेंट रेट, 1 से उसको गेन कर रहा था। इट मींस व्हाट? इट मींस कि बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और कॉन्वेक्स का मतलब इनवर्डली बाउड ग्राफ है, it bows inward. Why does it bow inwards? Because of diminishing marginal rate of substitution of good X and of good Y. This assumption implies that consumer sacrifice the units at decreasing rate. जिस प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करना कम कर रहे हैं उसको डिक्रीजिंग रेट पर क्या करेंगे? वो सैक्रिफाइस करेंगे, जिससे कि वो गेन कर सके, ज्यादा यूनिट्स दूसरे प्रोडक्ट की गेन कर सके ऑफ अनदर गुड. सो IC is convex to the origin and it bows inward because of diminishing marginal rate of substitution of good X and Y. This assumption implies that consumers sacrifice the units at decreasing rate in order to gain additional units of another commodity. अब आता है बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कहता है हायर द IC हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इट मींस जैसे जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है
ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों है? सपोज इशिता के पास है 3000 रुपीज। पहले 3000 रुपीज में इशिता 1 जीन्स एंड 1 टी शर्ट खरीदती थी। अभी 50% ऑफ चल रहा है दोनों प्रोडक्ट्स पे। इशिता अभी आप कितनी जीन्स और कितने टॉप खरीद पाओगी? हाँ बेटे, कोई और बच्चा? शायद वो ऑडिबल नहीं हो पा रही है। हाँ बेटा, हाउ मेनी जीन्स, हाउ मेनी टॉप? Ma'am, 2 jeans and 2 tops. 2 जीन्स 2 टॉप्स। अब मुझे ये बताओ, इशिता को पहले केस में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या 50% ऑफ में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 50%. वेरी गुड, 50% ऑफ में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज विद द सेम मनी इनकम, जितने पैसे उस पे पहले थे, सेम मनी इनकम, उतने ही पैसे में शी इज एबल टू बाय मोर यूनिट्स। यानी पहले जो अनअटेनेबल था, पहले जो चीज वो अटेन नहीं कर पा रही थी, अगर मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाकर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज आई मेक एन इंडिफरेंस कर्व। ये एक इंडिफरेंस कर्व है। सपोज ये जो पॉइंट्स हैं इंडिफरेंस कर्व पे, ये सारे अटेनेबल है, ए बी सी। एक पॉइंट था ये डी। इशिता के दिमाग में था काश मुझे ये भी मिल जाता, लेकिन अभी डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट के बाद इशिता इसे भी खरीद पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये सारी चीजें अटेनेबल थी, यानी वो खरीद पा रही थी, और ये अनअटेनेबल था क्योंकि उसको नहीं खरीद पाई वो, अब जब उसके पास इतने पैसे होंगे या डिस्काउंट आ गया है, नाउ शी इज एबल टू बाय दिस थिंग ऑल्सो, तो आईसी आगे की तरफ चला गया ना, तो अभी उसको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा दैट विल बी हाई। बाय बिकॉज शी इज एबल टू अटेन, वेरी गुड, एबल टू अटेन द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर पा रही है। सो द आईसी, each IC, the higher the IC represents those combinations which yield more satisfaction than the combination on the lower IC. As the consumer is able to attain the unattainable combinations, the unattainable combinations, इसलिए उसको ज्यादा satisfaction मिलता है। So higher the IC या higher IC represents those combinations which yields more satisfaction, जिससे मिलने वाला satisfaction ज्यादा है। ठीक है ना? किससे ज्यादा है? From the lower indifference curve, यानी जो नीचे वाला indifference curve होगा, जैसे सबसे ऊपर IC3 है, तो IC3 से कम सेटिस्फैक्शन IC2 में मिलेगा, IC2 से कम IC1 में, और IC1 से कम IC में। सो इट मींस व्हाट, कि लोअर IC में कम सेटिस्फैक्शन और हायर IC में ज्यादा सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस को अटेन कर पाता है, बिकॉज अ कंज्यूमर इज एबल टू अटेन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अब आते हैं नेक्स्ट और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो एक मैंने ग्राफ बनाई है एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब नॉनसेंस, रियल लाइफ में कैन नॉट एग्जिस्ट। ये सिचुएशन कभी अराइज ही नहीं होगी। हम एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, वो कभी भी अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चेंज करना ही नहीं चाहता, वो बराबर सेटिस्फैक्शन लेकर छोड़ेगा दो प्रोडक्ट से। ठीक, तो अभी क्या है, वो हमेशा अपने कॉम्बिनेशंस को बढ़ाता घटाता रहेगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस चुन रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, कभी ए
कभी बी, कभी सी, कभी डी। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस चूज कर रहा है कोई भी कंज्यूमर, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है? एक और चीज बताती हूँ बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, शायद कुछ बच्चों के पास मैथ्स नहीं होता तो दे आर नॉट एबल टू रिलेट इट। एक मिनट, अगर मैं यहां पर एक चीज लिखती हूं 10 इक्वल्स टू 10, यहां पर मैंने वैल्यूज लिख दी, या एक मिनट रुको, यहां मैंने वैल्यूज लिखी 1 2 3 4 5, यहां लिखी 5 4 3 2 1। एक ही पॉइंट पर सेम नंबर्स आ गए बेटा, दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेम नंबर्स हैं। यहाँ जब मैं एक ग्राफ बना, एक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यस और नो? Yes. Any other child who has any doubt in this part, you can ask. पार्थ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, sir. अच्छा, तो अगर सेम सेम नंबर्स हैं या सेम सेम अल्फाबेट से, सपोज आई एम राइटिंग ए बी सी डी एंड डी बी ए सी, तो इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन सेम हो गए। लेकिन अभी हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस में, हमने ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस में क्या देखा था कि कंज्यूमर कभी ए से बी पर जा रहा है, कभी बी से सी पर जा रहा है, कभी सी से ए पर आ रहा है। तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए बेटे? यस और नो? No, ma'am. नो। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस पार्ट? No, ma'am. ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर तो चाहता है कि मैं दोनों प्रोडक्ट से बराबर सेटिस्फैक्शन लूं, इसीलिए वो अपने कॉम्बिनेशंस को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है, इस तरीके से चेंज कर रहा है। तो ये सिचुएशन तो आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? हर एक इंडिफरेंस कर्व का अपना अलग लेवल है सेटिस्फैक्शन का, एंड अ कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू अटेन मैक्सिमम एंड इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ कमोडिटीज, बिकॉज, ठीक है ना, इसकी एक एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ मैं तुम्हें। इट इज बिकॉज, एक मिनट रुकना, combination of two goods corresponding to point of intersection would give two different satisfactions which is absurd, absurd मतलब nonsense, which is absurd because it is assumed consumer wants to attain equal satisfaction. Equal satisfaction by changing the combinations. By changing the combinations. तो यहां पर हम मार्क कर लेते हैं that it is because combination of two goods corresponding to the point of intersection. Point of intersection का मतलब क्या हुआ? दोनों प्रोडक्ट
अपने अलग अलग सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो वो चाहता ही नहीं था। वो तो ये चाहता था कि मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, इसलिए ऐसी सिचुएशन कभी भी अराइज नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि फॉर दैट ही हैज टू कीप ऑन चेंजिंग द कॉम्बिनेशंस। अभी आ जाते हैं बजट शेड्यूल पे। आज हम बजट शेड्यूल पे खत्म कर देंगे एंड टुमारो विल कंप्लीट द चैप्टर। अब आता है बजट शेड्यूल। बजट शेड्यूल में हमने क्या करा, हम यहाँ अज्यूम करेंगे प्राइस दोनों प्रोडक्ट्स के एंड वील अज्यूम मनी इनकम। चलो जी, अब मैं देखती हूँ किस बच्चे को याद है मनी इनकम की इक्वेशन क्या होती है बेटा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मनी इनकम, हमने पढ़ा था 3-4 दिन पहले। मैम px qx plus py qy इक्वल्स टू मनी इनकम। वेरी गुड, mi। परफेक्ट। px qx प्लस py qy इक्वल्स टू मनी इनकम। अब उसी मनी इनकम की इक्वेशन से हम सारी चीजें फॉर्म करेंगे। ये मैंने अज्यूम कर लिया। क्या क्या चीजें अज्यूम करी है मैंने यहाँ पर, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ गुड y एंड मनी इनकम। अब हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारी क्या है, इट इज px qx प्लस py qy इक्वल्स टू मनी इनकम। अब देखो आपका मनी इनकम हमेशा सेम रहेगा। अभी आरुषि या पार्थ कुछ पैसे लेकर अगर जाते हैं घर से, तो पैसे तो चेंज नहीं होंगे ना कि घर से 50 रुपीज लेकर निकले थे, दुकान पर पहुंचे तो 100 हो गए, या दुकान पर पहुंचे तो 25 रह गए। नहीं, दैट अमाउंट विल रिमेन सेम। सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंज होगी आपकी यूनिट कंज्यूम, गुड एक्स की यूनिट कंज्यूम और गुड वाई की यूनिट कंज्यूम। प्राइस भी चेंज नहीं होगा, प्राइस भी सेम रहेगा। हमने प्राइस अज्यूम करा है एक्स का 5, तो ये प्राइस भी सेम रहने वाला है, और जो प्राइस वाई का है वो भी सेम रहने वाला है, दैट इज 10। अब इसके हिसाब से वो अपनी यूनिट्स को बढ़ाएगा और घटाएगा। अभी देखते हैं कैसे। अब अगर एक कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स गुड एक्स की कंज्यूम करता है, सपोज उसने 10 की 10 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम कर ली, 5 10 50, पूरे पैसे एक्स में खर्च हो गए, विल ही बी एबल टू बाय सम यूनिट्स ऑफ वाई और नॉट? हाँ बेटा, यस और नो? 10 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम करी, 50 रुपए यही खर्च हो गए, क्या वो वाई की कोई यूनिट खरीद पाएगा? यस और No, ma'am. नो? वेरी गुड। तो 0 यूनिट्स ऑफ एक्स, 8 यूनिट्स एक्स की खरीदी, 5 8 40, 10 रुपए और बचे हैं तो 1 यूनिट वाई की खरीद ली। 6 यूनिट्स एक्स की खरीदी, 5 6 30, 20 रुपए और बचे हैं तो 2 यूनिट इसने वाई की खरीद ली। वाई बिकॉज 10 into 2 is 20। 4 यूनिट्स इसने एक्स की खरीदी, 20 रुपए खर्च कर दिए, 30 रुपए और बचे तो 10 रुपए की 3 यूनिट्स खरीद लेगा। 2 यूनिट एक्स की खरीदी, 5 2 10, 40 रुपए और बचे तो 10 रुपए की 4 यूनिट्स खरीद लेगा। और अगर इसने 5 रुपए की कोई चीज खरीदी ही नहीं है, पूरे 50 रुपए है, तो इट इज हिज थॉट प्रोसेस, यार वो हो सकता है पूरी वाई खरीदने गया, तो पूरे के पूरे 5 यूनिट उसने 10 रुपए वाली खरीद ली। सो मनी इनकम 50 रुपए पे वो 6 तरीके से प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वील राइट द डेफिनेशन ऑफ बजट शेड्यूल। अब देखो ये जो है 8 6 10 8 6 4 2 0 is the quantity of good X, and 0 1 2 3 4 5 are the units of good Y। तो on the basis of this हमने अपना एक क्या बनाया, हमने एक डेफिनेशन लिखी बजट शेड्यूल की। तो बजट शेड्यूल क्या है, ये एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। बजट शेड्यूल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। किस चीज की टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन? एक टेबल है ये, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स, 2 गुड्स। जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, जितना प्राइस गिवन है एट गिवन अमाउंट ऑफ प्राइस एंड गिवन अमाउंट ऑफ मनी इनकम, जितने उसमें पैसे अवेलेबल है, इन्हीं 2 चीजों पे बेस्ड उसकी क्या होगी, उसकी सोच होगी। सो 2 गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड एट गिवन अमाउंट ऑफ प्राइस एंड मनी इनकम। तो जी ये हो गई हमारी बजट शेड्यूल की डेफिनेशन। अब आते हैं बजट लाइन पे। अब बजट लाइन बड़ी ही आसान है, यहीं से फॉर्म कर लेंगे देख देख कर ही। जब वो 10 यूनिट एक्स की कंज्यूम करता है, 10 यूनिट एक्स की कंज्यूम करता है, तो कितनी यूनिट्स वाई की कंज्यूम कर रहा है? 0। इसको अलग कलर से करते हैं, ठीक है। 10 यूनिट जब वो एक्स की कंज्यूम कर रहा है
तो वो कितनी यूनिट्स y की कंज्यूम कर रहा है? 0। जब वो 8 यूनिट x की कंज्यूम कर रहा है तो कितनी यूनिट y की कंज्यूम कर रहा है? 1। जब वो 6 यूनिट x की कंज्यूम कर रहा है तो 2 यूनिट y की, 6 यूनिट x की और 2 यूनिट y की, 4 यूनिट x की और 3 यूनिट y की, 4 यूनिट x की और 3 यूनिट y की, 2 यूनिट x की और 4 यूनिट y की, 2 यूनिट x और 4 यूनिट y, 0 यूनिट्स ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y। इस बेसिस पे हमारा क्या बन गया? एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जा रही है। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हमारी गई, ये क्या दिखा रही है हमारी? दिस लाइन इज शोइंग द बजट लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम बजट लाइन बोलते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इज बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या हुआ? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? इट इज ऑल्सो शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which a consumer is able to purchase at given amount of price and given money income, which he is able to purchase at given amount of price and money income. So which shows the combinations of 2 goods that can be purchased at given price and money income. Tell me, is it clear to everyone? कोई बच्चा जिसको यहाँ तक समझ में आया हो? अच्छा जी, तो आज की क्लास हम यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है बेटे? नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड टुमारो। चलो जी, बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, बाय बेटा।